नमस्कार, मैं शिवराम चौधरी स्वामी केशवानंद शिक्षण संस्थान की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में कक्षा 6 इतिहास पुस्तक के द्वितीय अध्याय का अध्ययन किया था, उसमें से जो कुछ शेष रहा है उसका आज हम अध्ययन करेंगे, है ना। तो हमने देखिए कहाँ तक अध्ययन किया था, यानी अनाज के भंडारण तक, यानी अतीत में मानव अनाज का भंडारण कैसे करता था, है ना। क्योंकि हम पढ़ चुके हैं वो पशुपालन करने लग गया, खेती करने लग गया, है ना जानवरों को पालतू बनाने लग गया। तो उसका देखिए उसने अनाज का भंडारण करना भी सीख लिया, है ना। इलाकों में लोगों ने मिट्टी के बड़े बड़े बर्तन बनाए, टोकरियाँ बुनी या फिर ज़मीन में गड्ढा खोदा, क्यों? भंडारण के लिए, है ना। क्या तुम्हें लगता है कि शिकारी या भोजन संग्रह करने वाले बर्तन बनाते और उनका प्रयोग करते होंगे? अपने जवाब का कारण बताइए। यानी ये प्रश्न बन रहा है कि क्या आपको ऐसा लगता है कि शिकारी जो थे या भोजन संग्राहक यानी भोजन को इकट्ठा करने के लिए बर्तन बनाते और उनका प्रयोग करते होंगे? ऐसा ये पूछा जा रहा है ना। तो आगे देखिए इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। जानवर चलते फिरते खाद्य भंडार। देखिए यानी जो जानवर हैं एक तरह से चलते फिरते हैं ना, हर समय कहीं पर भी उपलब्ध हो जाते हैं। जानवर बच्चे देते हैं जिससे उनकी संख्या बढ़ती है। ऐसा पता है कि वंश वृद्धि होती है ना, तो बच्चे देते हैं और उनकी संख्या बढ़ती है। अगर जानवरों की देखभाल की जाए तो उनकी संख्या तो बढ़ती ही है, साथ ही उनसे दूध भी प्राप्त हो सकता है। यानी संख्या के साथ साथ क्या प्राप्त होता है? दूध। बहुत से पशु मवेशी ऐसे होते हैं जिनसे हमें दूध प्राप्त होता है, ठीक है। जो भोजन का एक अच्छा स्रोत है, यानी दूध प्राप्त होता है और वो भोजन का अच्छा स्रोत माना गया है, क्योंकि दूध बहुत पौष्टिक आहार में माना गया है। यही नहीं, जानवर से हमें मांस भी मिलता है, यानी दूध के साथ साथ हमको क्या मिलता है? मांस, ठीक है। दूसरे शब्दों में पशुपालन भोजन के भंडारण का एक तरीका है। यानी पशुपालन जो हम करते हैं एक तरह से भंडारण, एक तरह से खाद्यान्न का भंडारण करने का एक तरीका हम इसको मान सकते हैं, ठीक है। भोजन के अतिरिक्त जानवरों से और क्या क्या मिल सकता है? यानी दूध और मांस वगैरह तो हमको मिलते ही हैं। इसके अलावा हम जानकारी प्राप्त करेंगे कि इनके अलावा और जानवरों से हमको क्या क्या प्राप्त होता है। देखिए हम जानते हैं कि जानवरों के खाल जो होती है ना, हड्डियाँ होती हैं, सींग होते हैं, है ना। ये सारे जो हैं हमारे काम की वस्तुएं, तो जानवर के हर चीज़ काम आती है, ठीक है। आगे देखिए, आओ आरंभिक कृषकों और पशुपालकों के बारे में पता करें। यानी अतीत में जो प्रारंभिक जो पशुपालक थे और कृषक थे उनके बारे में हमको जानकारी प्राप्त करनी है। देखिए मानचित्र नंबर 2 पृष्ठ संख्या 13 है ना। देखो क्या तुम्हें कई नीले वर्ग दिख रहे हैं? यानी क्या दिख रहे हैं? नीले वर्ग, ठीक है। तो हम मानचित्र संख्या 2 देखते हैं। ये देखिए ये पृष्ठ 13 है और इस पर ये वर्गाकार ये दिख रहे हैं ना, ये रहे ये जो निशान हमको दिख रहे हैं इसके बारे में बताया गया है ना, वर्गाकार, ठीक है। तो क्या बता रहा है इसके बारे में? देखिए ये देखिए, क्या तुम्हें कई नीले वर्ग दिख रहे हैं? हाँ दिख रहे हैं, हम देख लिए। पता है इनमें से प्रत्येक बिंदु उस जगह को दर्शाता है, यानी उस स्थान का सूचक है जहां पुरातत्वविदों को शुरुआती कृषकों और पशुपालकों के होने के साक्ष्य मिले। यानी जो वर्ग के जो निशान हैं ये इस बात को प्रदर्शित कर रहे हैं, उन पुराने स्थलों की हमको जानकारी दे रहे हैं जहां पर पुरातत्वविदों को, इतिहासकारों को शुरुआती कृषकों और पशुपालकों के होने के साक्ष्य मिले हैं। यानी उनको इस बात के साक्ष्य मिले हैं कि यहाँ पर आरंभिक कृषि करने वाले और पशुपालन करने वाले मानव समूह रहा करते थे, ठीक है। ये पूरे उपमहाद्वीप में पाए गए हैं, यानी लगभग पूरे उपमहाद्वीप में ऐसे स्थान पाए गए हैं, पुरा स्थल पाए गए हैं। इनमें सबसे महत्वपूर्ण
पश्चिमोत्तर क्षेत्र में, यानी पश्चिम उत्तर क्षेत्र में, आधुनिक कश्मीर में सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? आधुनिक जो कश्मीर है या पश्चिम उत्तर का जो क्षेत्र है वहाँ पर मिले हैं, और पूर्वी तथा दक्षिणी भारत में पाए गए हैं। यानी ये जो स्थान है शुरुआती कृषि के और पशुपालकों के, ये सबसे ज़्यादा कहाँ मिले हैं? आधुनिक कश्मीर में और पूर्वी तथा दक्षिण भारत में पाए गए हैं। ठीक है, वास्तव में ये निर्दिष्ट स्थान कृषकों और पशुपालकों की बस्तियां थी। यानी जो स्थान बताए गए हैं वर्गाकार, ये क्या थी? जो निर्दिष्ट यानी चिन्हित जो स्थान है ना, कृषकों और पशुपालकों की बस्तियां थी, यानी उनके बड़े बड़े गांव थे या नहीं। इसे जांचने के लिए वैज्ञानिक खुदाई में मिले पौधों और पशुओं की हड्डियों के नमूनों का अध्ययन करते हैं। यानी इस बात को हम स्वीकार कैसे करें, कैसे माने कि वहाँ पर कृषक भी होते थे और पशुपालक भी होते थे? तो इसके लिए देखिए, इसे जांचने के लिए यानी परखने के लिए, देखने के लिए वैज्ञानिक खुदाई में मिले, यानी जो पुरातत्वविदों के द्वारा, वैज्ञानिकों द्वारा जो खुदाई की गई है ना, वहाँ पर उत्खनन जो किया गया, उसमें मिले पौधों और पशुओं की हड्डियों के नमूने। यानी वहाँ पर पौधों के कुछ अवशेष मिले हैं, है ना, और पशुओं की हड्डियाँ वहाँ पर मिली हैं के नमूनों का अध्ययन करते हैं। यानी वहाँ पर जो स्रोत मिले हैं उनका हम अध्ययन करते हैं, उनकी जांच करते हैं। इनमें से सबसे रोचक जले हुए अनाज के दानों के अवशेष हैं। यानी जो वहाँ पर जो स्रोत मिले हैं, है ना, अवशेष मिले हैं, वो किसके मिले हैं? जले हुए अनाज के दाने। ठीक है, ऐसा लगता है कि ये गलती से या फिर जानबूझकर जलाए गए होंगे। यानी अनाज के जो दाने जले हुए मिले हैं, उनसे ऐसा हमको लगता है कि हो सकता है ये गलती से जल जाते हैं, है ना, कई बार आग वगैरह लग जाती है तो उससे जल जाते हैं, या फिर हो सकता है किसी कारण जानबूझ करके जलाए गए होंगे। ठीक है, वैज्ञानिक इन अनाज के दानों की पहचान कर सकते हैं। यानी जो वैज्ञानिक होते हैं ना, इनकी पहचान कर सकते हैं, इनको जान सकते हैं। इस तरह हमें पता चलता है कि इस उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में बहुत सारी फसलें उगाई जाती रही होंगी। यानी इस बात के ये साक्ष्य हमको प्राप्त होते हैं कि यहाँ पर इन स्थानों पर बहुत सारी फसलें उगाई गई होंगी। वैज्ञानिक विभिन्न जानवरों की हड्डियों की भी पहचान कर सकते हैं। यानी इन स्थानों पर जो खुदाई के द्वारा जो हड्डियाँ मिली हैं, उनकी भी जांच वैज्ञानिकों द्वारा की जाती है, और उससे भी इस बात का पता लगाया जाता है कि यहाँ पर पशुपालन और कृषि होती थी। ठीक है, आगे देखिए स्थायी जीवन की ओर। यानी अब इस अध्याय में हम इस बिंदु में पढ़ेंगे कि स्थायी जीवन, है ना। अब तक जो इंसान था, मनुष्य वर्ग जो था, मानव वर्ग था, घुमक्कड़ रूप में अपना जीवन निर्वाह करता था। लेकिन इस समय से आगे आगे जैसे जैसे परिवर्तन हुआ है ना, जैसे जैसे मानव ने विकास किया और उसने स्थायी निवास बनाने की कोशिश की। देखिए, पुरातत्वविदों को कुछ पुरास्थलों पर झोंपड़ियों और घरों के निशान मिले हैं। किसके मिले हैं? झोंपड़ियों के या घरों के। ठीक है, जैसे कि बुर्जहोम वर्तमान कश्मीर में एक जगह है, क्या है? बुर्जहोम, और ये कहाँ पर है? कश्मीर में। के लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते थे जिन्हें गर्तावास कहा जाता था। यानी गड्ढा खोद करके उसके अंदर घर बनाते थे, जिसको क्या कहा जाता? गर्तावास। यानी गर्त यानी गड्ढा, वास मानी रहना, गड्ढे के अंदर रहना। इनमें उतरने के लिए सीढ़ियाँ होती थी, इससे इन्हें ठंड के मौसम में सुरक्षा मिलती होगी। पुरातत्वविदों को झोंपड़ियों के अंदर और बाहर दोनों ही स्थानों पर आग जलाने की जगह मिली है। यानी जो ये गर्तावास थे, इनमें उतरने के लिए सीढ़ियाँ बनाई गई थी और इन गर्तावासों में ठंड से उनको सुरक्षा मिलती थी। पुरातत्वविदों को झोंपड़ियों के अंदर और बाहर दोनों स्थानों पर आग जलाने के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। ऐसा लगता है कि लोग मौसम के अनुसार घर के अंदर या बाहर खाना पकाते होंगे। समय अनुसार पुरातत्वविदों का मानना है कि समय के अनुसार वो अपने घर के अंदर या बाहर खाना वगैरह पकाते होंगे। ठीक है, आगे देखिए, एक गर्तावास का चित्र बनाओ, है ना। यानी ये हमको चित्र बनाना है, एक तरह से गड्ढा खोद के उसके अंदर घर के रूप में एक चित्र बनाना है ना। बहुत सारी जगहों से पत्थर के औजार भी मिले हैं। यानी बहुत सारी जगह खुदाई जब की गई पुरातत्वविदों के द्वारा, तो वहाँ पर पत्थर के औजार मिले हैं।
इनमें से कई ऐसे हैं जो पुरापाषाण युगीन उपकरणों से भिन्न हैं। यानी जो पुरापाषाण युग में जो औजार बनाए जाते थे उनसे इस समय के जो औजार हैं कुछ भिन्न हैं, अलग हैं, इसलिए इन्हें नवपाषाण युग का माना गया है। यानी पुरापाषाण में जो औजार बनाए गए थे पत्थर के वो एक तरह से भिन्न है किनसे, जो औजार नवपाषाण युग में बनाए गए हैं ना। इनमें वे औजार भी हैं जिनकी धार को और अधिक पैना करने के लिए उन पर पॉलिश चढ़ाई जाती थी। यानी तीखा करने के लिए, पैना करने के लिए एक तरह से उन पर पॉलिश चढ़ाई जाती थी, है ना। ओखली और मूसल का प्रयोग अनाज तथा वनस्पतियों से प्राप्त अन्य चीजों को पीसने के लिए किया जाता था। ठीक है, आज हजारों साल बाद भी ओखली और मूसल का प्रयोग अनाज पीसने के लिए किया जाता है। हम घरों में भी देखते हैं, हमारे घरों में अनाज पीसने के लिए चक्की होती है ना, और कूटने वगैरह के लिए क्या होता है, ओखली और मूसल हर घर में उपलब्ध हो जाता है। ठीक है, उसी तरह प्राचीन प्रस्तर युगीय औजारों का निर्माण और प्रयोग लगातार होता रहा। पत्थर के जो औजार थे उनका प्रयोग धीरे धीरे और निर्माण लगातार होता रहा। कुछ औजार हड्डियों से भी बनाए जाते थे, यानी पशुओं की जो कठोर जो हड्डियां होती थी उनके द्वारा भी कुछ औजारों का, हथियारों का निर्माण किया जाता था। देखिए ये चित्र आपको जो दिखाए गए हैं नवपाषाण युग के कुछ उपकरण है ना, उपकरण हैं, औजार हैं, हथियार हैं। देखिए आगे से कितना नुकीला किया गया है इनको, है ना। यानी किसी जानवर के अगर इनको फेंक करके मारे तो ये शिकार करने के काम में आते थे। ओके, आगे देखिए नवपाषाण युग के पुरास्थलों से कई प्रकार के मिट्टी के बर्तन मिले हैं। यानी वहां से और क्या मिला है, मिट्टी के बर्तन। देखिए ये आकृति आपको दिखाई दे रही है, क्या तुम कल्पना कर सकती हो कि इस पात्र में क्या रखा होगा। यानी ये एक तरह से जल पात्र हमको दिखाई दे रहा है ना। नवपाषाण युग के पुरास्थलों से कई प्रकार के मिट्टी के बर्तन मिले हैं। कभी कभी इन पर अलंकरण भी किया जाता था, यानी इनको सुंदर आकर्षक दिखने के लिए इन पर चित्र वगैरह ना, फूल पत्ते वगैरह इनको अलंकृत किया जाता था। ठीक है, सजाया जाता था। बर्तनों का उपयोग चीज़ों को रखने के लिए किया जाता था। धीरे धीरे लोग बर्तनों का प्रयोग खाना बनाने के लिए भी करने लगे। देखिए यहाँ पर दिखाया कि क्या करते होंगे, है ना, क्या प्रयोग होता होगा। तो ये यहाँ पर बनाया गया बर्तनों का उपयोग चीज़ों को रखने के लिए, किन वस्तुओं को बर्तनों में रखने के लिए, और धीरे धीरे इन बर्तनों में खाना पका करके मानव खाने लग गया। ठीक है, चावल, गेहूँ, दलहन जैसे अनाज अब आहार का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गए थे। यानी धीरे धीरे जो कृषि पैदा करने लगे मानव समूह, तो ये देखिए चावल, गेहूँ और दलहन, है ना, ये अनाज जो थे आहार यानी भोजन का प्रमुख हिस्सा बन गए, है ना। इसके साथ साथ अब लोग कपड़े भी बुनने लगे थे, यानी कपड़े का भी एक तरह से आविष्कार हुआ। इसके लिए कपास जैसे आवश्यक पौधे उगाए जा सकते थे, है ना। रेशे जो होते हैं, है ना, कपड़े जिनसे बुने जाते हैं, उन पौधों का भी धीरे धीरे से उगाना प्रारंभ उन्होंने कर दिया। ठीक है, क्या ये परिवर्तन हर जगह पर एक साथ आ गए होंगे। यानी ऐसा ये सोचना जाता है कि ये जो परिवर्तन हो रहे हैं, कृषि का, आग का, पहिए का, ये जो परिवर्तन जो हो रहे हैं, क्या ये सभी जगह पर एक के साथ हुए होंगे। ऐसी बात नहीं है, क्योंकि हर जगह विकास एक क्रम में नहीं होता है। एक तरफ जहाँ कई जगहों पर स्त्री पुरुष शिकार और भोजन संग्रह करने का काम करते थे, वहीं अन्य लोगों ने हजारों सालों के दरमियान धीरे धीरे खेती और पशुपालन को अपना लिया ना। यहाँ एक तरफ जो वनवासी आदिवासी जो लोग थे शिकार वगैरह पर ही या भोजन संग्रह पर ही निर्भर थे, तो वहीं दूसरी ओर खेती और पशुपालन का आविष्कार कुछ मानव समूह ने कर लिया। ठीक है, बहुत जगह लोग मौसम के मुताबिक बदल बदल कर अपनी जीविका चलाया करते थे। यानी मौसम के अनुसार, है ना, जैसा मौसम होते थे उसी आधार से अपनी जीविका ना, जीवोपार्जन किया करते थे। ठीक है, अब देखिए सूक्ष्म निरीक्षण, यानी बहुत बारीकी से निरीक्षण करना है, देखना है ना। मेहरगढ़ में जीवन और मृत्यु। ठीक है, मानचित्र नंबर 2 पृष्ठ संख्या 13 जो हमने पहले मानचित्र देखा है, मैं मेहरगढ़ ढूंढो। क्या ढूंढना है, मेहरगढ़ स्थान है, यह ईरान जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण रास्ते बोलन दर्रे के पास एक हरा भरा समतल स्थान है। यानी इसकी स्थिति बताई गई है कि यह कहाँ पर है। तो देखिए ईरान जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण रास्ते, यानी ईरान जाने का जो सबसे महत्वपूर्ण मार्ग जो है वहाँ पर बोलन दर्रे के पास एक दर्रा है, तंग पहाड़ियों के बीच में जो रास्ता बनाया जाता है उसको दर्रा कहते हैं। वहाँ पर एक समतल स्थान है ना, समतल भूमि है, और वो क्या है, हरी भरी है। ठीक है,
मेहरगढ़ संभवतः वह स्थान है जहाँ के स्त्री पुरुषों ने इस इलाके में सबसे पहले गेहूं जौ उगाना और भेड़ बकरी पालना सीखा था। यानी ये जो स्थान है मेहरगढ़, यहाँ पर ऐसा अनुमान लगाया जाता है, संभवतः का मतलब यानी अनुमान लगाना हो सकता है कि यहाँ के स्त्री पुरुषों ने इस इलाके में सबसे पहले गेहूं और जौ उगाना तथा भेड़ बकरी पालन है ना करना सीखा। ठीक है, यहाँ विभिन्न प्रकार के जानवरों की हड्डियाँ मिली हैं। इनमें हिरण है, सूअर जैसे जंगली जानवरों तथा भेड़ और बकरियों की है ना, कुछ जंगली जानवरों की और कुछ पालतू जानवरों की हड्डियाँ हमको यहाँ से प्राप्त हुई हैं। ठीक है, मेहरगढ़ में इसके अलावा चौकोर तथा आयताकार घरों के अवशेष भी मिले हैं। प्रत्येक घर में 4 या उससे ज़्यादा कमरे हैं, जिनमें से कुछ संभवतः भंडारण के काम आते होंगे। यानी वहाँ पर से हमको मकानों के घरों के अवशेष भी हमको प्राप्त हुए हैं, जिनमें देखिए क्या है, प्रत्येक घर में 4 या उससे ज़्यादा कमरे है ना, जिनमें कुछ संभवतः भंडारण के काम आते होंगे, यानी अनाज वगैरह संग्रहण के लिए ये काम आते थे। चित्र में दिखाए भी गए हैं यहाँ पर है ना, ये देखिए काम आते होंगे, यानी कुछ रहने के लिए और कुछ भंडारण के लिए। ठीक है, मृत्यु के बाद सामान्यतः मृतक के सगे संबंधी उसके प्रति सम्मान जताते हैं। लोगों की आस्था है कि मृत्यु के बाद भी जीवन होता है, इसलिए कब्रों में मृतकों के साथ कुछ सामान भी रखे जाते थे। यानी इसमें आगे बताया गया है ना, कि जब किसी इंसान की मृत्यु हो जाती थी तो उसके सगे संबंधी जो उसके प्रति सम्मान प्रेम जताने के लिए लोगों की आस्था थी, ऐसा विश्वास था कि मृत्यु के बाद भी कुछ न कोई जीवन होता है ना। ऐसा सोचते हैं कि कोई नरक होता है, स्वर्ग होता है, ऐसा हम आज भी सोचते हैं। इसलिए कब्रों में मृतकों के साथ कुछ सामान भी रखे जाते थे। यानी जब कब्र जो खोदी जाती, दफनाया जब जाता था इंसान को है ना, मृत इंसान को, तो वहाँ पर उसके साथ कुछ अन्य सामान भी रखे जाते थे। ठीक है, मेहरगढ़ में ऐसी कई कब्रें मिली हैं। एक कब्र में एक मृतक के साथ एक बकरी को दफनाया गया है, यानी मृतक के अस्थि पंजर के साथ साथ एक बकरी के भी अस्थि पंजर, अस्थि ढांचा हमको वहाँ से हड्डियों का ढांचा प्राप्त हुआ है। संभवतः इसे परलोक में मृतक के खाने के लिए रखा गया होगा, क्योंकि मनुष्य उस तरह से एक तरह से उस समय आखेट पर शिकार पर निर्भर करता था, तो ऐसा सोचा गया कि हो सकता है बकरी को दफना देंगे साथ में, तो परलोक में है ना, वहाँ पर ये खाने के इसके काम आएगी है ना, मांस के रूप में। ठीक है, तो ये ऐसी सोच उस समय की थी। आगे देखिए ये चित्र दिखाया गया है ना, ये बकरी का दिख रहा है, ये इंसान का आपको दिखाई दे रहा है। मेहरगढ़ कब्र का चित्र, क्या तुम बकरी के कंकाल को पहचान सकते हो? ठीक है, तो ये हमको दिख रहा है, ये इंसान का है। देखिए ये ऐसे है, ये हाथ हैं, ये सिर है, और ये पैर ऐसे करके ये हैं, और इधर ये बकरी है ना, और कुछ सामान रखा हुआ है। ठीक है, अन्यत्र यानी अन्य जगह। ठीक है, फ्रांस की गुफा में की गई चित्रकारी है ना। आपने एटलस में फ्रांस ढूंढो, यानी मानचित्र जो उसमें आपको ढूंढना है क्या, फ्रांस। यह चित्र फ्रांस की गुफा का है। इस पुरास्थल की खोज लगभग 100 साल पहले 4 स्कूली छात्रों ने, कितने की, 4 स्कूली छात्रों ने इस चित्र के लगभग 20,000 साल पहले से लेकर 10,000 साल पहले के बीच बनाए गए होंगे। यानी ये जो चित्र हैं इस तरह के, ये कब बनाए गए थे? 20,000 साल पहले से 10,000 साल पहले तक। ठीक है, इनमें कई जानवरों के चित्र हैं। इनमें जंगली घोड़े, गाय, भैंस, गेंडा, रेंडियर, बारसिंग और सूअरों को गहरे चमकीले रंग से चित्रित किया गया है। ये देखिए आपको चित्र दिखाई दे रहे हैं है ना। इन रंगों को लोहे, अयस्क और चारकोल जैसे खनिज पदार्थों से बनाया जाता था। यानी जो ये रंग है ना, इनको किन से बनाया जाता था? लोह, अयस्क और चारकोल है ना, इनसे इनको बनाया जाता है, जिनसे ये मजबूती ये प्रदान करते थे है ना। यह संभव है कि इन चित्रों को उत्सवों के अवसर पर बनाया जाता था है ना, कोई फंक्शन होता था, उत्सव होता था है ना, तब इनको बनाया जाता था। या फिर इन्हें शिकारियों द्वारा शिकार पर निकलने से पहले कुछ अनुष्ठानों के लिए है ना, यज्ञ हवन वगैरह करने के लिए इनको बनाया जाता था। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।